देखो बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सर कल आपने नोट्स नहीं भेजे। बेटा वो लेट भेजे थे, मैंने भेज दिए थे, चेक करना। ओके अनामिका चेक कर एक बार। ओके हाँ सर भेज दो। देखो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों टर्म मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं बेटा हम। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि जो आउटर मोस्ट सेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लें। क्या बोलेंगे हम? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ it is the minimum amount of energy required to remove it is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from outermost shell in ground state of an isolated gaseous atom। देख बेटा, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब लीस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाई थी तुम्हारे को। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब, देखो एटम्स अलग होते हैं ना बेटा। आइसोलेटेड का मतलब एटम किसी भी बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की बॉन्ड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। समझ गए बात? दैट इज एटम शुड नॉट बी इन बॉन्डेड स्टेट। एटम शुड नॉट बी इन बॉन्डेड स्टेट। ठीक है बेटा, बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब बेटा एनर्जी होता है। एंथैल्पी का मतलब जब क्या होता है, हीट एनर्जी को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मेजर किया जाए। जब हीट एनर्जी को कब मेजर करें हमें? कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हेन हीट एनर्जी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। जब हीट एनर्जी को क्या करें हम? जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मेजर करें, व्हेन हीट एनर्जी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज नोन एज एंथैल्पी। ठीक बेटा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड होगी तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी? बेटा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एंडोथर्मिक रिक्वायर्ड होती है, वो होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और रिलीज होती है जिसमें वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कह सकते हैं इट विल बी ऑलवेज
शाबाश। इट विल बी ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम लिख रहे हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बेटा, यस सर। बोलो समझ आया नहीं है? यस सर। यस इसकी सर। यूनिट, यस। इसकी यूनिट होगी बेटा या तो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल और जूल पर मोल, और एनर्जी यूनिट क्या हो सकती है? किलो कैलोरी पर एटम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी बोल सकते हैं। निकाली थी ना ये हमने सेकंड चैप्टर में बेटा, अलग अलग टर्म्स के अंदर फॉर्म में। यस सर। तो उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा कौन बताएगा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को? अनामिका बता बेटा। बेटा एटॉमिक साइज बताओ, साइज क्या कैसे रिलेशन, साइज ऑफ पर साइज का क्या फर्क पड़ेगा? बेटा देखो, साइज बड़ी होगी तो उस आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? सर कम। कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम। आसानी से बाहर निकल जाएगा या मुश्किल से बाहर निकलेगा? सर आसानी से। आसानी से। तो ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आई लिखूंगा अभी। बोलो बेटा, बोल सकते हैं नहीं? यस सर। यस। देखो, Yes, sir. लार्जर इज द Yes. एटॉमिक साइज, larger is the atomic size, smaller will be the larger is the atomic size, smaller will be the ionization energy. स्मॉलर और स्मॉलर की जगह बोल सकते हैं लेसर। लार्जर इज द एटॉमिक साइज, लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी क्या होगी? कम होगी। यस। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट में बताओ। अब देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। परल बता बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट में कौन बताएगा? बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? सर इस पे न्यूक्लियर चार्ज होता है ना एटम पे। बेटा स्क्रीनिंग का मतलब तो होता है रिपल्शन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। फिर उससे बताओ क्या फर्क पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी पे? बेटा ऐसे नहीं कहते हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बोलते नहीं बोलते? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम। समझ गए बात? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी क्या होगी बेटा? कम होगी। कम।
कम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो बेटा जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। बताओ बेटा इसका क्या फर्क पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रिलेटेड होगी? बेटा कौन बताएगा? सर न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रोटॉन से। न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन से रिलेटेड है, तो ऐसे कह सकते हैं जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ऐसे? यस सर। मोर इज द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा बोलो। यस सर। ये more is the value of Z effective, more will be ionization energy. नेक्स्ट बेटा पेनेट्रेशन पावर। देखो बेटा पेनेट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? पेनेट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल। शाबाश। तो ये सबसे ज्यादा एस सब शेल की होती है, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ। दिस इज द पेनेट्रेशन पावर ऑफ सब सेल्स। तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना किसमें से होगा? एफ। देखो बेटा फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, और एल्यूमिनियम की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बताओ बेटा किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? एल्यूमिनियम। वेरी गुड। तो आई ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आई ऑफ मैग्नीशियम। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा? मैं ऐसे कह रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा उसके बाद और फर्दर लूज करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। एक बार जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो फर्दर लूज करना क्या होगा बेटा? मुश्किल होगा। देखो ये मान लो कि तुम्हारे पास 5 रुपए हैं
और मैं 1 रुपया ले लूँ, फिर मैं दूसरा रुपया ले लूँ, तो पहला रुपया आसानी से दे दोगे या दूसरा? बेटा बताओ। पहला। पहला। पहला, शाबाश। तो हम ये कह सकते हैं हायर इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। Higher is the electronic configuration. Higher is the value of oxidation state, more will be the Ionization energy. ionization energy. Emission and देखो जैसे एक तो Sn+2, Sn+3, Sn+4, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी बेटा बताओ इसमें? Sir, SN N plus 2, SN plus 4. SN Plus 4. +4 की, समझ गए बेटा बात? Yes, sir. मैग्नीशियम +1 और मैग्नीशियम +2, बताओ इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? Magnesium plus 10. Magnesium plus 2. मैग्नीशियम प्लस +2 की आयनाइजेशन +2. एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा। आयरन +3, आयरन +2, आयरन, इनमें किसकी ज़्यादा होगी बेटा? Iron plus 3. आयरन Plus 3. Plus 3. Plus 3. समझ गए बेटा? Yes, sir. देखो मैं इसके अंदर एक पॉइंट बताता हूँ तुम्हारे को, 1 सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। देखो बेटा इसमें एक टर्म आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ बेटा क्या मतलब होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का? देखो सक्सेसिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बाद एक को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। It is the energy required To remove. during successive removal of electrons it is the amount of energy required during successive removal of electrons from the outermost isolated gaseous atom। समझ गए बेटा? No, sir. Yes, sir. देखो बेटा नहीं समझे वो, देखो कि एक मेटल है M, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोल दिया मैंने I1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये बन गया M2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल दिया हमने? I2। I अब तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला I3, तो ये बन जाएगा M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा अब इसमें I1 मैं कह सकता हूँ I1 विल बी लेस देन I2 विल बी लेस देन I3। बेटा जिसको समझ में नहीं आया तो आगे समझ में कि I3 ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि Yes, sir. बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद क्या होगा बेटा?
बोलो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, देखो वो जो टग ऑफ वार वाली बात बताई थी मैंने, उसी बात को अप्लाई कर दो बेटा इसके ऊपर। बेटा नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। ओ सर। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीजेस। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। बेटा बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बेटा, ये कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 6 पॉइंट हो गया। फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड fully filled configurations. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ऐसे मान लो तुम 50 रुपए का नोट है एक तुम्हारे पास, तो मान लो तुम हाफ फील्ड हो और 100 रुपए के नोट में फुली फील्ड हो। ओके, तो तुम्हारे से 50 रुपए में से कोई 1 रुपया मांगे तो दे दोगे क्या? यस सर। अरे क्यों दोगे बेटा, 49 चेंज हो जाएंगे तुम्हारे पास, इजीली थोड़ी दे दोगे। यस सर। नो सर। और 100 रुपए में से 1 रुपया मांगे तो कोई सर दे देंगे। कौन कह रहा है ये दे देंगे? सर हिमांशु ज्यादा जुबान हो रही है क्या तेरे? मैं कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही क्या? बेटा 50 रुपए में क्या मानना है आपको, हाफ फील्ड, और 100 रुपए में क्या मानना है, फुली फील्ड। फुली फील्ड। हाफ फील्ड और फुली फील्ड में से जैसे 100 रुपए और 50 रुपए में से तुम 1 रुपया लूज करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ऐसे क्या होगा इसमें, तो ये एलिमेंट भी जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिनकी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। दैट इज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड are more stable than हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल देन लेस फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस। लेस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ये क्या होंगे बेटा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड मोर स्टेबल होंगे। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल देन द less filled configurations. That is why less filled configuration. more amount of energy will be required to remove electrons. From these configurations. इन configurations में से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए बात? यस सर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर।
Yes, sir. देखो फॉर एग्जाम्पल, एक तो नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, एक ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। अब देखो वैसे तो ऑक्सीजन की साइज छोटी है, तो ऑक्सीजन में से इसमें बताओ बेटा किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन। बेटा और बच्चे बोलो। हिमांशु क्यों होगी नाइट्रोजन में से ज़्यादा? हिमांशु सर क्योंकि ऑक्सीजन में तो सर पहले ही जाता है और नाइट्रोजन क्या ज़्यादा है बेटा? ये बात थोड़ी लगी बेटा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये p3 है आपका और ये p4, तो इसमें p3 कॉन्फ़िगरेशन बेटा आधा भर गया ना, ये हाफ फिल्ड हो गया। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में से होगी? नाइट्रोजन में से होगी। ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बेटा जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes. कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो बताओ बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हीलियम। हीलियम नहीं, अभी ऐसे नहीं बेटा, अभी तो मैंने पीरियोडिसिटी तो बताई नहीं है तुम्हारे को। मैं जनरल बात पूछ रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बताओ तुम। कि ऐसे कह सकता हूँ कि नोबल गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा? उनमें से एनर्जी के जो निकालने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी कम होगी बेटा? ज्यादा होगी। समझ गए बात? ज़्यादा। Yes, sir. यस सर। बेटा ये हैं डिफरेंट फैक्टर्स जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंडेंट होगी। ओके, Yes, sir. यस सर। अब देखो बेटा, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोला हमने, इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल इसका, मान लो एक तो तुम्हारे पास मैग्नीशियम है और एक सोडियम है। तो बेटा मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट देखो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Na की कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास 1s2 2s2 2p6 6 3s1 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 और मैग्नीशियम की क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो बेटा 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, तो 2 आ गए। तो बताओ इसमें आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज़्यादा होगी या मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो I1 of magnesium is greater than I1 of Sodium. अब देखो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव की बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ I2 of sodium is greater than I2 of magnesium। बेटा कौन समझाएगा ये ऐसा क्यों? बेटा बोलो। क्योंकि सक्सेसिव में सर हाफ फील्ड आती है सर। हाफ फील्ड कहाँ आ रही है इसके अंदर? कहीं भी नहीं आ रही बेटा। मैं ऐसे बोल देखो सोडियम का जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 नियोन के जैसा नहीं बन जाएगा? यस सर। Yes. आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन sodium attains fully filled
नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन। और मैग्नीशियम में नहीं होगा ना बेटा ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम में तो एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा इसमें से, तो इसलिए नियोन की सेकंड ज़्यादा हो जाए, ये सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी और मैग्नीशियम की कम हो जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। अब देखो इसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सेम इंटरवैलेंस ऑफ टाइम। आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिसिटी। तो देखो पीरियोडिसिटी दो होगी, इन अ ग्रुप एंड पीरियड, डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप। मतलब ग्रुप के अंदर देखो जनरली टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है ना यस सर। Yes, बेटे बोलो। यस देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जनरली टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप। Generally top to bottom downwards in a group, size increases, so ionization energy Decreases. decreases। देखो बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें किसकी ज़्यादा होगी? Cesium. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसकी ज़्यादा होगी बेटा इसमें? Cesium. सीजियम की ज़्यादा होगी। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है, सीजियम की ज़्यादा होगी। लिथियम। अरे सर, सीजियम की तो सीजियम की होगी। सबसे कम होगी। नहीं समझे क्या? समझ गए। इसमें बताओ Yes, सबसे sir. ज़्यादा किसकी होगी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यस और नो? यस सर। लेकिन देखो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसमें आई ऑफ गैलियम विल बी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब देखो मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था ये साइज का कंसेप्ट। आई ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। बताओ क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की साइज कम हो रही थी ना बेटा, Yes, sir. तो साइज Yes, कम हो sir. जाएगी। तो देखो टॉप टू बॉटम गैलियम तो ग्रुप में नीचे आ रहा है, तो गैलियम ग्रुप में नीचे आ रहा है तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? Come. गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है बेटा? Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम बिकॉज, क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की साइज से कम थी ना बेटा। Yes, sir. अब देखो मैंने Yes, sir. 4D और 5D सीरीज में एक बात बोली थी। इन 4D और 5D सीरीज बेटा इन 4D एंड 5D सीरीज साइज के अंदर ये बात बोली थी एक हमने कि साइज ऑफ 4D सीरीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5D सीरीज। बेटा ऐसे बोला था नहीं बोला Yes, था? sir. Yes, sir. साइज ऑफ 4D सीरीज Yes, इज sir. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ 5D series. 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज की साइज सेम होगी बेटा। तो देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, देखो इसमें 5D में जैसे एक था अपने पास जिरकोनियम और ऑफनियम, जेडा और ऊपर था यारी जरा निभा, फिर ला आफ्ता।
तो साइज जिरकोनियम और ऑफनियम की साइज दोनों की बराबर थी ना, कंपेरेबल, तो बेटा बढ़नी चाहिए थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑफनियम, ऑफनियम की आयनाइजेशन एनर्जी जिरकोनियम से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज ऑफ lengthened contraction. शाबाश, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। ये तो है आपकी ग्रुप की बात। अब देखो अगर हम बात करें पीरियड में, तो पीरियड में बताओ कैसे आएगी? लेफ्ट से राइट जाएंगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बताओ बेटा क्या होगा? देखो इसमें एक जनरल कंसेप्ट मत सोचना साइज साइज वाला, उससे तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग आएगा। कि एज वी मूव फ्रॉम ये पीरियोडिसिटी इन अ पीरियड, बेटा लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। यस सर। तो देखो जैसे आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये है बेटा सारे इसमें। तो बताओ इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? नियॉन। नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बेटा जनरली ये ऑर्डर आना चाहिए, यस सर। लेकिन ये गलत है। देखो क्यों गलत है, इसका राइट ऑर्डर देखो। राइट ऑर्डर लिथियम की सबसे कम ठीक है, लिथियम के बाद आएगा बेटा बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा फिर ये नियोन। देखो दिस इज राइट। देखो ऐसा क्यों आया बेटा ये? पर क्योंकि बोरोन सॉरी बेरिलियम हाफ शील्ड है। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? पर राज। राज शाबाश। बेरिलियम हाफ फील्ड, बेरिलियम हाफ फील्ड नहीं है बेटा, फुल्ली फील्ड है। हाँ। देखो बेटा जो बेरिलियम था बोरोन में तो आउटर मोस्ट 2p1 था और इसमें बेरिलियम में 2s2 था, तो ये फुल्ली फील्ड हो गया ना बेटा 2s। और नाइट्रोजन में देखो आउटर मोस्ट था आपका 2p3, नाइट्रोजन में 2p3 था और ऑक्सीजन में था 2p4। तो बताओ हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेगा? यस सर। तो क्या रीजन देंगे बेटा इसके अंदर हम कि आई ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन बिकॉज 2s2 fully filled in beryllium. I of nitrogen is greater than oxygen because of 2p3. टू पी थ्री इज हाफ फिल्ड इन नाइट्रोजन। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो लेस फील्ड से क्या होंगी बेटा? लेस फील्ड से मोर स्टेबल होंगी। लेस फील्ड से मोर स्टेबल होंगी तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उनके नेक्स्ट हायर से ही ज़्यादा होगी। बस ऐसे नहीं कि सबसे ज़्यादा कर दो। और नियोन की सबसे ज़्यादा क्यों होगी? नोबल गैस। नोबल गैस फुली फिल्ड। बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बताना तुम मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बेटा बोल सकता हूँ या नहीं? यस सर। मतलब उनके पहले पीरियड में हीलियम की सबसे ज़्यादा, दूसरे में नियोन की, तीसरे में आर्गन की, इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट
their respective period. In their respective period. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट होगी बेटा। और एक बात ये भी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप वन बोले तो एल्कली मेटल्स Alkali metals. इज लोवेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, उनकी साइज सबसे ज़्यादा होगी ना बेटा, Yes. इज लोवेस्ट इन देयर। Respective period. बेटा बोलो दोनों बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. नोबल गैसेस की Yes. हाईएस्ट Yes, होगी इन yes. देयर रेस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशंस, और इनके अंदर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप में हम कह रहे हैं टॉप टू बॉटम कम हो रही है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हीलियम। बेटा बोलो, बेटा कौन बोल रहा है ये हीलियम की, कौन कह रहा है? बेटा कौन बोल रहा है हीलियम की? बेटा किसने बोला है, बता तो दो। सर राज, शाबाश। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। भाई समझने की छोटी सी बात है, जब लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट तो कम हो रही है, ये सॉरी ज़्यादा हो रही है, और टॉप टू बॉटम कम हो रही है, तो नोबल गैसेस के अंदर भी टॉप टू बॉटम कम होगी, तो हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी ना बेटा। Yes, sir. सर हाईएस्ट Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ हीलियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। समझ गए बेटा बात? यस Yes. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट इज applications of ionization energy. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए काम में आता है बेटा। देखो कैसे, if difference between टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस जो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस बेटा ज़्यादा होगा, कितने से? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो कौन 10 electron volt. ज़्यादा होगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा?
लोअर। Lower. और देखो बेटा जनरल सी बात है समझने की, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लूज करना चाहता है, नहीं करना चाहता? बेटा ज्यादा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, Yes, sir. और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब लूज नहीं करना चाहता। नहीं समझे बात? बेटा ज्यादा एनर्जी हम कहां से सप्लाई करेंगे, इसका मतलब वो अपना अनदर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो गया उसका, लोअर या हायर? Oxidation. लोअर। लोअर ऑक्सीडेशन Lower. स्टेट मोर स्टेबल। देखो कैसे, जैसे ये मान लो सोडियम ले लिया हमने, तो सोडियम की ये Na+ में जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए Na+ Na2+ में बदल जाएगा, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे तो होगी आपकी I1, और यहाँ पे क्या होगी बेटा इसमें I2. I2। I2. तो यहाँ पे देखो, अब मेरे को एग्जैक्ट इसकी वैल्यू तो ध्यान नहीं है, बाकी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि डेल्टा आई दैट इज IE2 माइनस IE1 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है बेटा। तो बताओ इसमें कौन सा मोर स्टेबल हुआ? देखो आपको एग्जाम में वैल्यू गिवन होगी तो उसमें तुम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि Na+ मोर स्टेबल देन Na2+। बेटा बोलो समझ आई या नहीं आई बात? यस। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो भाई। बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट, if difference between two successive ionization energies is less than equal to 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 electron volts. तो उसके अंदर बेटा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा? देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी More stable. मोर स्टेबल। देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी More stable. मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा समझ गए बात? Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. Sir. देखो इसका फॉर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे इसके सोडियम के बगल वाला ले लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जाएगा किस में, एक लूज करेगा तो Mg+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन I1, मैग्नीशियम प्लस जाएगा मैग्नीशियम 2+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा IE2। IE2. तो यहाँ पे जो डेल्टा I आएगा आपका, तो डेल्टा I क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा बेटा, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बुक में देख के तुम कर भी सकते हो, लेकिन वो 11 से कम आएगी पक्का। तो 11 से कम आएगी तो यह क्या बोल सकते हैं हम कि Mg2+ इज मोर स्टेबल देन Mg+। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes, sir. बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. हार्ड लग रहा है क्या? नो सर।